हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एफके फिज़िक्स। मैं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, देन डायग्राम से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, देन उसके बाद में हम लोग उसके एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। डेफिनेशन: द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a unit mass from infinity to a given point this amount of work done is called gravitational potential। ओके स्टूडेंट, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। क्या बोले हमने इसके अंदर? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये डेफिनेशन हमको क्या बताता है कि अगर हमारे पास में एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम लोग दो पॉइंट कंसिडर करें, जिस पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी पॉइंट और गिवन पॉइंट बोलेंगे, और आप उस यूनिट मास को इन्फिनिटी पॉइंट से उठाकर किसी गिवन पॉइंट पर, लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आप यूनिट मास को डिस्प्लेस करेंगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स आपको इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तब वहाँ पर जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, और उसी वर्क डन को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको हम लोग डायग्राम से इस तरह समझेंगे। आप अज्यूम कीजिए कि मेरे पास एक मास है जिसको मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूँगा। इस मास के वजह से एक रीजन तैयार होगा जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। अब आपको पता है कि इस फील्ड के अंदर अगर हम लोग कोई यूनिट मास को एंटर करते हैं तो वो यूनिट मास क्या एक्सपीरियंस करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो हमारा मास है वो ए पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, अब मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी पॉइंट बी पोजीशन के ऊपर ये पॉइंट को मैं इन्फिनिटी कंसिडर करता हूँ, यानी इस पॉइंट का जो नाम रहेगा या इसकी जो पोजीशन रहेंगी वो इन्फिनिटी रहेंगी, और यहाँ पर हमारे पास एक स्मॉल मास स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता हूँ जिसको हम लोग यूनिट मास बोलेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे डेफिनेशन के हिसाब से क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी से कहाँ? टू अ गिवन पॉइंट। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि वो जो गिवन पॉइंट है वो पॉइंट सी के ऊपर है। ठीक है, यानी हमको क्या करना है? हमको इस बी पॉइंट के ऊपर जो मास है उसको कहाँ तक ले जाना है? पॉइंट सी तक ले जाना है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ फोकस करना आप यहाँ पे कि ये बड़े मास और छोटे मास के बीच में एक फोर्स है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, और वो इसका डायरेक्शन किधर है? ग्रेविटेशनल फोर्स का इस मास के लिए उसका डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस मास को हमेशा जब हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये जो मास है हमारा वो राइट हैंड साइड में, मतलब बी पोजीशन से सी पोजीशन के ऊपर जाएगा। जब हम लोग इसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी वर्क को हमने यहाँ पे वर्क डन बोले। ठीक है, और यही जो वर्क डन है वो स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसलिए इसी वर्क को हम लोग नाम देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, तो मैं यहाँ पे इसका सिंबल भी लिख दूंगा कैपिटल वी। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी। अब हम लोग इसके एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। डेरिवेशन के अंदर मैं फिर से वही डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि डायग्राम की हेल्प से हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, इसलिए ए पोजीशन के ऊपर जो मास था वो कैपिटल एम। ठीक है, बी पोजीशन को हमने क्या माने थे? इन्फिनिटी, और सी पोजीशन तक हमको इस पॉइंट को ले जाना था। ठीक है, इस मास को ले जाना था। ठीक है, अब मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ
कि ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ए से बी का जो डिस्टेंस रहेगा उसको मैंने एज्यूम किया कि ये स्मॉल आर है, ठीक है। और बी से सी तक जो मास हमारा स्मॉल मास डिस्प्लेस होगा तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको मैं मानता हूँ स्मॉल डी आर, ठीक है। और जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है मतलब ए से सी के बीच का डिस्टेंस उसको मैं कैपिटल आर कंसिडर करता हूँ। ओके, इतना डायग्राम आपको समझ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जब हम लोग मास को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और हमको क्या करना है, इस स्मॉल मास को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बी पॉइंट से सी पॉइंट पे लेके जाना है, तब यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल वर्क डन। तो हम लोग यहाँ पे जब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो जो इसका पहला स्टेप रहेगा उस स्टेप के अंदर आप डेफिनेशन ऑफ वर्क का हेल्प लेंगे, मतलब आप लिखेंगे by the definition of work done और वर्क डन के डेफिनेशन की हेल्प से आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। और वर्क का इक्वेशन क्या है, तो एक चीज़ समझना, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ इसलिए हम लोग स्मॉल वर्क ही रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब स्मॉल डी डब्ल्यू। इसका क्या मीनिंग हुआ, डी का मतलब है यहाँ पे स्मॉल और डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन को। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जो हमारे पास जनरल इक्वेशन आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो आप देख सकते कि जब बी से सी के ऊपर पॉइंट जाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्मॉल डी आर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल डी आर, ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है कि यहाँ पर F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक लाइन लिखना पड़ेगा, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इक्वेशन आता है वो आता है F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 का जो वैल्यू आया हमारा उसको आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। आपको इक्वेशन 1 में ये f का वैल्यू पुट करना है, तब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 1 इम्प्लाइज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ के जगह आप f का वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू आएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्मॉल वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको टोटल वर्क डन के लिए इक्वेशन लाना है। अब टोटल वर्क डन का क्या मीनिंग होगा कि जो हमारा ये स्मॉल यूनिट मास है, अगर आप कंसिडर कीजिए कि ये ए पोजीशन पर है और आपको ए पोजीशन से इसको सी पोजीशन तक लाना है, मतलब आपको टोटल डिस्टेंस कवर करना है, तब वहां पर जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसको ही हम लोग बोलेंगे कि टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किसके लिए प्रोसीड करने वाले हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर टू फाइंड टोटल वर्क डन, वी इंटीग्रेट अबाव इक्वेशन और इक्वेशन नंबर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 आपके समझने के लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, लेकिन यहाँ पे लिमिट भी लगाना है, विथ लिमिट और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। लिमिट लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ लिमिट किस तरह से लगाएंगे हम लोग। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है इसका, यानी ये जो यूनिट मास है तो मिनिमम कहाँ पे रह सकता, ए पोजीशन के ऊपर, यानी डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। और इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कर सकते हैं, तो हमने बोले थे लास्ट पॉइंट हमारे पास सी है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जो कैपिटल आर है, मतलब ए से सी का दूरी, ठीक है। तो इसका लिमिट कितना लगाएंगे हम लोग, 0 टू कैपिटल आर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर, देन इसके बाद में जो इक्वेशन है वो एज इट इज लिख देंगे कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर।
अब आपको पता है कि जो स्मॉल वर्क डन है, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें, मतलब इसका सम करें, तो अगर हम लोग स्मॉल वर्क डन जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में अपने को क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से, मतलब टोटल जो वर्क डन रहेगा वो कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तब वहां पर जो चीज कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं आप कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही रहेगा। तब यहाँ पे आप फोकस कीजिए, कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कैपिटल G क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट का मास है, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम लोग बाहर लिख लेंगे। स्मॉल m क्या है, यहाँ पे यूनिट मास है और वो भी कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं मास यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, इसलिए स्मॉल m को भी हम लोग बाहर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्मॉल r है, तो स्मॉल r वैरी कर रहा है, स्मॉल r क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। स्मॉल r यहाँ पे वैरी कर सकता, ठीक है ना, यानी ये बी पोजीशन को अगर मैं यहाँ कंसिडर कर लेता था या थोड़ा सा लेफ्ट पे कंसिडर कर लेता था, तो इसलिए होगा क्या कि r वैरी कर सकता था, r चेंज हो सकता था, इसलिए r यहाँ पे वेरिएबल रहेगा, तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही लिखेंगे, मतलब इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R 1/r² इंटू dr, ठीक है। ये इक्वेशन आने के बाद अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, कैपिटल W इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऐसा मिल जाएगा -1/r, ठीक है, और dr कैंसिल हो जाएगा। ये हमने कैसे किए, तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो आता है वो इस तरह से आता है कि 1/x² इज इक्वल टू, इसका जो एक्सपांशन होगा या इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1/x। तो हमने ये इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ किए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि ये जो है हमारा यहाँ पे लिमिट लगी है, तो हम इसको लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट जो है वो 0 है और अपर लिमिट जो है वो कैपिटल R है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले के अंदर लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने का क्या फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर हमारा वेरिएबल है वहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, देन माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अगर मैं अपर लिमिट पुट करूँ तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, कैपिटल W इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट और हमारा यूनिट मास। देन यहाँ पर अब मैं लिमिट पुट करने वाला हूँ, तो -1 स्मॉल r की जगह, स्मॉल r वेरिएबल है इसलिए अब यहाँ पे अपर लिमिट आएगा, मतलब कैपिटल R, फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 लोअर लिमिट कितना है 0, यानी ये जो पूरी टर्म है 1/0 ये हो जाएगा 0, और जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगा वो आ जाएगा कैपिटल W इज इक्वल टू, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और अपॉन में इसके साथ में क्या आ जाएगा 1/r, ठीक है। इसको मैंने एक स्टेप बढ़ा के लिख दिया यहाँ पे। अब इसी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल W इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R, ओके। अब यहाँ पे जो स्मॉल m है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट मास को, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड इज 1, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है इसका, स्मॉल m का 1 है। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लेस कर दूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, कैपिटल W यानी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। ये रहा हमारा फाइनल इक्वेशन। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन रहेगा वो स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि यही किसका इक्वेशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, टोटल वर्क डन stored in the form of potential, therefore वर्क डन इज इक्वल टू कैपिटल V, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर है, टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल के बराबर। यानी हम लोग इस इक्वेशन में W के जगह पे V रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब V वहाँ पे प्लेस कर देंगे, तब इक्वेशन मिलेगा कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। आप इसको लिख लीजिए पॉज करके वीडियो को, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।